बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, लाकानूनियत, जराइम और बहुत सारे मसाइल की। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई। आज की ये बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। ना किसी से बिजली का बिल अदा किया जा रहा है, ना ही कोई रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, बल्कि जो लोगों के पास रोज़गार के मौके मौजूद थे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया है। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है। मैं रोज़मर्रा हालात वाक़यात का जायज़ा लेता हूँ। आज के इन हालात में लोग अपनी पावर लूम्स को स्क्रैप के रेट पे सेल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं आप लोगों की तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ जिनको टेक्सटाइल के काम का अंदाज़ा नहीं है। ये बात सिर्फ एक ख़ानदान या एक घर की या एक फ़र्द की नहीं है कि किसी एक फैक्ट्री का मालिक डिस्टर्ब हुआ, बल्कि उस फैक्ट्री के मालिक के साथ साथ वहाँ पे सैकड़ों मज़दूर जो थे वो भी बेरोज़गार हो गए। अरसा दराज से हम फैसलाबाद में देखते ही चले आए कि टेक्सटाइल को बर्बाद करने के लिए, लोगों को माशी तौर पर बदहाल करने के लिए वो चीज़ें पैदा की गईं जिसका एक आम इंसान को भी पता है कि अगर बिजली, तेल और गैस को महंगा कर दिया जाए तो लोगों के पास गुजारा करने के लिए हालात ही नहीं पैदा होंगे। टेक्सटाइल सिटी के बर्बाद होने के बाद एक हैरत की बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जैसे ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई वो भी, इसहाक डार साहब भी और उनके बहुत सारे साथी ये मुल्क छोड़ के तो इंग्लैंड रवाना हो गए। मेरा ख्याल है कि हमें सियासी पार्टीज़, मजहबी फ़िरका परस्ती और ज़ात पात से बाहर आके अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा कि जो हुक्मरानी ख़त्म होने के बाद अपने मुल्क, अपने घर को छोड़ के किसी और मुल्क चले जाएं और एक बड़ा अच्छा बहाना कि ये लोग बीमार हैं और इन्होंने अपना इलाज बाहर से करवाना है। सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहले कि एक बीमार शख्स को वज़ारत उज़्मा जैसी सीट पे बैठने का हक है। ये एक सवाल है मेरा अपनी कौम के साथ। नवाज शरीफ साहब भी बीमार, शहबाज शरीफ साहब भी बीमार, जरदारी साहब भी बीमार। ये तमाम के तमाम जो बीमार लोग हैं, क्या इन्हें हक है कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी की जाए? क्या आज भी जहाँ पे ग़ुलामी का निज़ाम राइज है कि हम लोग इन लोगों के ग़ुलाम हैं?
ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए एज आ पाकिस्तानी। हमने बहुत सारे मसाइल का मुकाबला किया 1947 से, जब से पाकिस्तान बना, और ये मुल्क मसाइल की माजगाह ही बनी रही। सोचने वाली बात यह है कि आज क्या वजह है कि 76 साल में भी इस मुल्क के मसाइल हल ना हो सके, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के मसाइल हल ना हो सके। ये सोचने वाली बात है। मैं ये समझता हूँ एज आ एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि पाकिस्तान में सियासियात का जनाजा निकल चुका। ये अपने काम में बारहा बार फेल होते ही चले गए। अब मैं हूँ तो एक पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन मैं इस नतीजे पे तो पहुँच चुका कि पाकिस्तान के अवाम के लोगों के मसाइल का हल इन सियासी लोगों के पास नहीं है। मुझे वो भी टाइम याद है जब मुशर्रफ साहब का दौर था और लोगों के कारोबार भी चल रहे थे, पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, पाकिस्तान के जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे वो भी खुश थे, डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। लेकिन इन्हीं सियासी लोगों ने प्री प्लान्ड वकला को साथ में लगा के एक हंगामा बर्पा कर दिया, क्योंकि इन्हीं सियासी लोगों को पता था कि अगर मुशर्रफ जैसा इंसान लोगों के लिए कुछ करना चाह रहा है और करता ही चला जा रहा है, तो इसको किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। उस टाइम हमें एक चीज़ सुनने को मिलती थी कि जो अदलिया का मोराल बुलंद करने के लिए जो तहरीक चलाई गई, जो अदलिया की आज़ादी के नाम पे एक बहुत बड़ा जो था कारनामा सर अंजाम दिया कि हमने मुशर्रफ साहब को वर्दी से भी बाहर ले आए और उनको सदारत के ओहदा से भी जो था हटना पड़ा। तो मेरा ख्याल उस टाइम था कि शायद अदलिया के आज़ाद होने के बाद इस मुल्क की अवाम के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे एक वाक़या याद आता है कि चंद साल पहले मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अदालत के बाहर खड़ा था, तो वहाँ मुझे कुछ हैरत वाली बातें सुनने को मिली कि 1947 में जो लोग माइग्रेट हो के पाकिस्तान आए, अभी तक उनके अलाटमेंट और उनके फैसले भी इस मुल्क में ना हो सके। मैं बड़ा परेशान हुआ कि इतने सालों के बाद भी अगर हमारी अदालतें इस तरह के फैसले ना करवा सकें जिसमें लोगों को रिलीफ मिल रहा हो, तो नस्ल दर नस्ल महरूमियाँ ही पैदा होंगी। और मेरे ख्याल में ये तीसरी जनरेशन पाकिस्तान की है जिसको हम नौजवान देखते हैं कि आज का नौजवान जिस कदर पाकिस्तान की आबादी में नौजवान का किरदार है, तो मुझे हैरत से कहना पड़ता है कि ये तीसरी नस्ल आन पहुंची और अभी हम लोगों ने 1947 के फैसले ही ना किए। मैं किन किन मसाइल का जिक्र करूं कि आज बिजली के बिल देने पड़े तो उसके लिए पैसे कहाँ से लोगों के पास आएंगे। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास अपना इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है।
ये किस तरह मुमकिन है कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ के तो अपनी तमाम एनर्जी वापडा के बिलों पे ज़ाया कर दें। हर 10-15 दिन के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती ही चली गईं, बिजली के बिल बढ़ते चले गए, गैस के बिल बढ़ते चले गए, लाकानूनियत भी बढ़ती चली गई। लाकानूनियत की सबसे बड़ी वजह गुर्बत, क्योंकि लोग जिस तरह मीडिया ने लोगों को आज़ाद किया, इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला भी मुआशरे में जन्म लिया, जो कि लोगों में उनकी ख्वाहिशात को बढ़ाता ही चला गया। हमारी आज की नौजवान नस्ल किसी काम को करने को फोकियत नहीं देती। उनका ख्याल है कि हम लोग बगैर कुछ किए ही आगे बढ़ जाएंगे। आज के दुनिया के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों के पास स्किल नहीं, जिन लोगों के पास पढ़ाई नहीं, जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं, वो अब अपने किसी भी मुल्क के किसी भी मुआशरे को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। मैं अपनी ये गुजारिशात अपनी आवाम के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आज भी हमें सोचना चाहिए कि हमने किस तरफ जाना है। हम 75-76 साल में बर्बादी की तरफ तो चलते ही गए, लेकिन बेहतरी ना कर सके, जबकि लोग भी अच्छे थे। लोगों को फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब किया गया इस मुल्क में। आज डॉलर 300 से भी उसकी वैल्यू बढ़ गई है। मुझे डॉलर की वैल्यू बढ़ने से तो शायद इतना कंसर्न ना हो, लेकिन मुझे अपने पाक रुपये के गिरने का बहुत अफसोस है। आज जब हम मीडिया पे कुछ भी न्यूज़ देखना चाहें तो आजकल हिंदुस्तान ने जो चांद पे चंद्रयान भेजा है, तो मैं भी सोचना शुरू हो गया हूँ कि काश पाकिस्तान भी चांद पे इस जैसा कोई कारनामा सर अंजाम देता तो शायद दुनिया में उसका मुकाम बढ़ जाता। जबकि इंडिया में भी देखा जाए तो गुर्बत में लोग पिसते ही चले गए और वो चांद पे पानी तलाश कर रहा है, मादनियाँ तलाश चाह रहा है, और अपने जो गरीब गुरबा लोग जो हिंदुस्तान में बिल्कुल बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए वो भी कुछ ना कर पाए। हम तो खैर कुछ कर ही ना पाए। जब भी हम आवाम में जाते हैं तो एक चीज़ सुनने को मिलती है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये डेवलपमेंट कर दी, वो कर दी, वो अंडरपास बना दिए, ये ब्रिज बना दिए। एक चीज़ ना बना सके कि अपने लोगों को एक कौम ना बना सके, अपने लोगों को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ना बना सके, ये एक सोचने वाला काम है। लेकिन क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए पूरी कौम ये सोचने को तैयार ही नहीं। दुख की बातें हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने पाँव पे खड़ा होने नहीं चाहते, हम गुलामी की जंजीरें तोड़ना नहीं चाहते। हमें सियासी सतह पे उलझाया गया, हमें सियासियात का सबक दे के तो बेवकूफ़ बनाया गया। ये जितने भी कवानीन पार्लियामेंट में बैठ के बनाए गए, ये अरसा 1.5 साल के दौरानिए में, उनमें कोई शायद एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया गया जो इस अवाम की फलाह के लिए हो।
इस अवाम की बेहतरी के लिए हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या हमें इस पार्लियामेंट की ज़रूरत है, तो मैं ये समझूंगा कि बिल्कुल भी नहीं। सियासी लोग इस मुल्क के अपने लोगों की बेहतरी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अवाम महरूम ही रहे। अवाम महरूम रहेगी तो इन लोगों के दरबार रोशन रहेंगे। यहाँ पे कब तक ये ग़ुलामी वाला सीन चलता रहेगा? हम कब अपने लिए कुछ कर पाएंगे? 7 अरब डॉलर से ज़्यादा कि हमने पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के काम को नुकसान पहुंचाया। हर साल बढ़ने की बजाय कम होते चले गए। सिर्फ चंद साल पहले टेक्सटाइल के काम में बेहतरी आएगी ताकि लोगों को रोज़गार के मौके मिलें, लेकिन अफसोस दर अफसोस माजी की तरह फिर जैसे ही पॉलिसीज चेंज हुई तो टेक्सटाइल सेक्टर बहरान का शिकार हो गया। लाखों घर बेरोजगार हो गए। आबादी बढ़ती ही चली गई, वसाइल कम होते ही चले गए। कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त ने बताया कि हम लोग जो घरों में अदरक का इस्तेमाल करते हैं वो थाईलैंड से मंगवाया। मैं सोचना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर मुल्क है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अगर खाने पीने की अशिया हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, गंदम भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ गई, चीनी की ज़रूरत भी हम अपने पूरी ना कर सके, खाने वाला ऑयल भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं ये सवाल आप लोगों के पास छोड़े जा रहा हूँ। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कब तक हम इन सियासी पार्टियों, मजहबी फ़िरका परस्तों और ये जाहल किस्म के जो हम पर लोग मुसल्लत किए गए, इन लोगों से छुटकारा हम किस तरह पा सकते हैं। मुझे आप लोगों की रहनुमाई भी दरकार है, और मुझे खुशी होगी कि शायद हम अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए कोई बेहतरी की आवाज़ बुलंद कर सकें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।